घने जंगलों के बीच में एक तालाब था। परीलोक से आकर बहुत सारी परियां रात के समय उस तालाब में विश्राम करती थी। एक बार तालाब के किनारे बैठा एक युवक इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा था कि तालाब में रहने वाले सोनपरी विचलित हो उठे। तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी मधुर और करुण आवाज में तुम बांसुरी बजा रहे हो। ऐसा लगता है किसी बात से तुम बहुत दुखी हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम कौन हो और कहाँ हो? युवक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसके हाथ में पहनी चमकती अंगूठी तालाब में गिर गई। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरी सबसे प्यारी अंगूठी तालाब में गिर गई। ये सब तुम्हारी शरारतों की वजह से हुआ है। तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आती? उसे गुस्से में देखकर सोनपरी तुरंत तालाब से बाहर आ गई। वो एक सुंदर परी को देखकर हैरान रह गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने जादू से तुम्हारी अंगूठी खोज लूंगी। उसने छड़ी को 2-3 बार तालाब के ऊपर घुमाया, पर अंगूठी नहीं मिली। मैं कुछ नहीं जानता। वो अंगूठी मेरी मंगेतर की आखिरी निशानी थी। तुम मेरी अंगूठी लाकर दो। लगता है तुम्हारी अंगूठी को पानी वाले किसी जीव ने निगल लिया है। खैर, तुम परेशान मत हो, मैं अंदर जाकर तुम्हारी अंगूठी लाने की कोशिश करती हूँ। सोनपरी तालाब के अंदर चली गई। उसने बहुत ढूंढा, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा तो वो एक बहुत बड़ी मछली थी, जिसके पेट से रोशनी आ रही थी। लगता है इसी मछली ने अंगूठी को निगल लिया है। मैं इसे विनती करती हूँ, शायद ही मुझे वो अंगूठी लौटा दे। सोनपरी ने मछली से विनती की। मछली रानी, क्या वो अंगूठी तुम्हारे पेट में है? मतलब क्या मैं चोर हूँ? मैंने तुम्हारी अंगूठी चुराई है? तुम सारी परियां हमारे तालाब में रहती हो और हमें ही चोर बताती हो? नहीं नहीं, आपको चोर नहीं कहा। मैं तो केवल वो अंगूठी खोज रही हूँ जो अभी तालाब में गिरी थी। और आपके पेट से जिस तरह की रोशनी बाहर आ रही है, वैसे ही रोशनी अंगूठी से भी निकल रही थी। मेरे शरीर है ही इतना चमकीला और सुंदर कि रोशनी वहीं से आ रही है। तुम कहीं और जाकर अपनी अंगूठी खोजो, वरना मैं तुम सभी परियों को तालाब से बाहर निकाल दूंगी। आधी रात को इतना शोर शराबा सुनकर तालाब की सभी परियां और मछलियां जाग गई। एक तरफ परियों का झुंड, दूसरी तरफ मछलियों का झुंड था। सब अंगूठी के लिए शोर मचाने लगी। तुम लोग इतनी छोटी सी चीज के लिए झगड़ा मत करो। मछली रानी, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। कृपया शांत हो जाओ सभी लोग। वाह, ऐसे सचमुच हो सकता है क्या? फिर ठीक है, मैं तुम्हें अंगूठी लौटा दूंगी। बस शर्त ये है कि तुम सबको ये तालाब छोड़कर जाना होगा। अरे क्या कहती हो? ये तालाब जितना तुम्हारा है उतना ही हम सबका, और तुम इस पूरे तालाब पर अपना अधिकार जताना चाहती हो? ऐसे नहीं होगा। तुम इस परी को समझा लो, वरना मैं अंगूठी कभी नहीं दूंगी। हमें वो अंगूठी हर हाल में चाहिए। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अंगूठी मिल जाने पर हम ये तालाब हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। मैं मीनल परी की तरफ से तुम्हें क्षमा मांगती हूँ। सोनपरी के ऐसा कहते ही मछली ने उसे अंगूठी वापस कर दिया। सोनपरी सभी परियों को मनाकर तालाब से बाहर आ गई। लो, तुम्हारी अंगूठी मिल गई। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है और इतनी दर्द भरी धुन क्यों बजाते हो? मेरा नाम सारंग है। मैं अपनी मंगेतर रेशमा की याद में ये धुन बजाता हूँ। उसे ये धुन बेहद पसंद थी। काश ये धुन सुनकर वो वापस आ जाए। पसंद थी से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहाँ है? मुझे खुद नहीं पता कि वो अचानक कहाँ गायब हो गई। तुम चिंता मत करो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ परीलोक चलो। वहाँ हम अपने जादुई ग्लोब में तुम्हारी मंगेतर रेशमा को अवश्य ढूंढ लेंगे। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं परीलोक कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें वहाँ अपने साथ ले जाएंगे और रानी परी से जादुई ग्लोब में तुम्हारी मंगेतर रेशमा को ढूंढकर बताने की विनती करेंगे। जब वो लोग परीलोक पहुँचे, तब रानी परी ने जादुई ग्लोब में उसकी मंगेतर रेशमा को पत्थरों के देशों में पत्थर की मूर्ति बने देखा। सारंग अपनी रेशमा को पत्थर की मूर्ति बने देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। सारंग, इस तरह रोना बंद करो। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर कोई उपाय ढूंढना होगा। मेरे पिता भी तुम्हारे मंगेतर रेशमा की तरह पत्थरों के देशों में बंदी है।
अगर तुम हमारा साथ दो, हम अपने प्रियजनों को आजाद करने की लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। पत्थरों के राज्य वाले बहुत खूंखार है, उनसे लड़ना आसान नहीं है। उनके राज्य में हमारी जादुई शक्तियाँ आधी रह जाती है। सोनपरी, मैं एक बार तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ, दोबारा तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ प्यारी बच्ची। रानी परी, यूं तो दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, पर मेरे पिताजी कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मैं सोनपरी का पूरा ध्यान रखूंगा और उनको कुछ नहीं होने दूंगा। बस एक बार हम उस पत्थरों के देश में पहुंच जाए तो आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप सिर्फ हमें आदेश दें। रानी परी ने सारंग का आश्वासन पाकर सोनपरी को उसके साथ पत्थरों के देश जाने की अनुमति दे दी। सभी परियों ने दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी जादुई शक्तियाँ देकर विदा किया। चलो मेरे साथ पत्थरों के देशों में। सारंग और सोनपरी जब पत्थरों के देश में पहुँचे तो अब हम क्या करें? अब हमने जैसा सोचा था वैसा ही करना होगा। मैं बांसुरी की धुन बजाऊंगा और तुम मेरी मंगेतर रेशमा बनकर उसी धुन पर नृत्य करना। सारंग ने बांसुरी बजानी शुरू की और सोनपरी नृत्य करने लगी। अपने संगीत की शक्ति से चमत्कार हो गया। पत्थरों का देश हिलने लगा, दरवाजे खुलकर धड़ 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 नीचे गिरने लगे। तभी कुछ राक्षस आए और उन दोनों को पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। कौन हो तुम दोनों, जिसने पत्थरों के देश को अपने संगीत से हिला कर रख दिया है? क्या तुम्हें पता है इसकी सजा मृत्यु दंड भी हो सकती है? क्षमा करें महाराज, हम तो नाच गाकर पेट भरने वाले साधारण बंजारे हैं। हुजूर, हमारा अपराध ही क्या है? मेरे पति की बांसुरी की धुन सुनकर पत्थरों में भी जान आ गई मालिक, तो हमारा क्या कसूर? अगर ऐसी बात है तो लो, मैं तुम्हें पत्थर का बना देता हूँ। अगर इसने बांसुरी की धुन से तुम्हें जीवित कर लिया तो मैं इसका जीवन बख्श दूंगा। ये लो। उसका इतना कहना था कि सोनपरी पत्थर की बन गई। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? इस दुष्ट राक्षस ने तो परी को भी पत्थर का बना दिया है। प्रभु, मुझे इस राक्षस से लड़ने की शक्ति देना। उसने आंखें बंद करके बांसुरी बजानी शुरू कर दिया। उसकी आंखों से पीड़ा के आंसू बह रहे थे। तभी चमत्कार हुआ। एकाएक पत्थरों का देश टूटकर गिरने लगा और सभी जीव जंतु जिनको पत्थरों के राजा ने पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था, जीवित हो गए। सोनल और उसके पिता सारंग की मंगेतर रेशमा भी जीवित हो गए। तुमने हमें धोखा दिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी सोनपरी ने अपनी छड़ी घुमाई और आसपास के सभी राक्षस भस्म हो गए। रेशमा भागकर सारंग के गले लग गई। सोनपरी अपने पिता का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ने को तैयार हो गई। सारंग और रेशमा खुशी खुशी उनके उड़न खटोले पर बैठकर अपने देश वापस आ गए। सभी का जीवन खुशहाल हो गया था। मंजरी माँ के पास ही बैठी थी जब सुमन ने आकर बताया कि अगले हफ्ते से सामने वाली खाली मैदान में मेला लगने वाला है। मंजरी का दिल खुशी के मारे तेजी से धड़कने लगा। वो भागती हुई अपनी बड़ी बहन नीरजा के पास गई। दीदी दीदी, तुम्हें पता है हमारे घर के सामने वाली खाली मैदान में मेला लग रहा है। क्या सच? तब तो बड़ा मजा आने वाला है। तुम्हें याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? हाँ दीदी, इस बार भी डांस के प्रोग्राम होंगे ना, हम भी देखेंगे। पिछले बार हमारे पास टिकट के पैसे नहीं जुटे थे, इस बार हमें पहले से ही पैसे इकट्ठे करके रखने होंगे। दोनों बहनों ने मेले में जाने के लिए ढेर मंसूबे सजाए। दीदी, मैं जरा कविता के घर से आती हूँ, पता तो चले कि खबर सच्ची है कि झूठी। वैसे किसने बताया तुम्हें? जानकी, जो कविता के घर में बर्तन धोती है, उसकी बेटी सुमन ने। तब तो जरूर कविता के यहाँ जाओ, सामने वाली जगह उन्हीं लोगों की तो है। उनके पिताजी ने अगर मैदान में मेला लगाने की अनुमति दे दी होगी तो कविता को जरूर पता होगा। अभी जाऊं? देख लो, अम्मा जाने दे तब ना। मैं कविता से कॉपी लेने जा रही हूँ। इतना कहकर मंजरी कविता के घर चली गई। अरे मंजरी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तू बता, क्या खबर है? कुछ नहीं, दरअसल साल की तरह इस बार भी सामने वाले मैदान में मेला लग रहा है ना, तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है।
परीक्षा के लिए तेरी तैयारी हो गई? क्या वाकई? हाँ, हर साल ही तो लगता है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेले में बहुत मजा आएगा। पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी ना। हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद मंजरी कविता के यहाँ से चली आई। कहाँ गई थी? माँ, बताया तो था कि कविता से कॉपी लेनी थी। और कॉपी कहाँ है? उसकी कोई सहेली ले गई। मंजरी, देखो, तुम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए ही मैं यहाँ शहर में बैठी हूँ, वरना तुम्हारे पापा के घर से चले जाने के बाद मेरा यहाँ दम घुटता है। तुम दोनों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी किसी पाखर तालाब में डूब मरती। क्या सोचकर वो चले गए? माँ, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? हम दोनों ही पढ़ाई करते हैं, वैसे भी हम कहीं नहीं आते जाते। माँ बड़बड़ाती हुई मशीन पर सिलाई करने बैठ गई। तब तक नीरजा भी अपना चश्मा ठीक करते हुए आ गई। क्या हुआ? यहाँ का माहौल इतना गमगीन क्यों है? कुछ नहीं, माँ सिर्फ हमारी वजह से इस अजनबी शहर में बैठी है, वरना। बस समझ गई मैं। क्या हुआ? कुछ पता चला? खबर पक्की है, मेला लग रहा है। दीदी, हम किसी बहाने से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते तो अच्छा रहता ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेला तो शाम को लगेगा। तब तक तो हम आ ही जाते हैं। समस्या सिर्फ माँ की ही है। वो हमें मेले में जाने की अनुमति देंगी कि नहीं? हमारे पास कुछ पैसे है ना, उसी से काम चल जाएगा। हमें सिर्फ चाट वाट ही तो खाना है। चल, माँ की कपड़े सिलने में थोड़ी मदद करते हैं। वो खुश हो जाएगी तो शायद हमें मेला दिखाने खुद ही लेकर जाए। मेला तो 1 महीने तक लगेगा। अगले हफ्ते ही मेला लग गया। मोहल्ले के सारे बच्चे, युवक और बूढ़े बहुत उत्साहित थे। माँ, चलो ना, मेला देखने चलते हैं। हम कुछ नहीं मांगेंगे। देखो ना, कहीं जलेबियाँ बन रही होंगी तो कहीं कठपुतली का नाच हो रहा होगा, कहीं काला जादू हो रहा होगा तो कहीं दुकानों पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े सजे होंगे। नीरजा को साथ लेकर चली जा, मुझे कपड़े सिलकर देने हैं। बस सावधानी से जाना। ओफो माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दीदी जल्दी चलो, माँ ने जाने की अनुमति दे दी है। मंजरी और नीरजा फटाफट तैयार हो गई और मेला देखने चली गई। दोनों बहनें अपने साथ बचाए हुए पैसे लेकर चली गई। अभी वो लोग मेले में पहुंचे ही थे कि दीदी वो देखो, वो रही परी की मुकुट वाली जगह, जहाँ हमने पिछली बार परी का मुकुट देखा था। चलो उधर ही चलते हैं, शायद इस बार भी परियां वहाँ आई हो। दोनों उस कोने पर गई तो एक दुकान के बाहर एक परी की मूर्ति लगी थी, जिसके सर पर बिल्कुल वैसा ही मुकुट था जो पिछली बार उन्हें मिलते मिलते रह गया था। काश ही सचमुच की परी होती तो हमारे दिल की सारी बातें जान लेती, हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। तभी मंजरी को लगा कि परी ने अपनी पलकें झपकाई। दीदी, मुझे लग रहा है ये सचमुच की परी है। देखो ना, कैसे पलकें झपका रही है। तब तक परी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। मेरे सिर पर जो मुकुट है उसे उतारकर मेरी मूर्ति के चारों तरफ घुमाकर फिर पहना दो। परी ने जैसा बताया था नीरजा ने वैसे ही किया। अचानक परी के शरीर में जान आ गई। लड़कियों, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम दोनों मेला देखने आई हो। आप तो परी है, पर मूर्ति में कैसे बंध गई? यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों पेड़ के नीचे आ गई। मैं इस मूर्ति में बरसों से कैद थी। एक बार हमारे परिलोक से बहुत से लोग आए थे, सब तो चले गए, पर जाते जाते एक जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था। ये मूर्ति बरसों से एक गोदाम में पड़ी हुई थी। कल ही मुझे वहाँ से निकालकर झाड़ पोंछ कर यहाँ रखा गया। तुम दोनों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। ओहो, हमारे तो भाग्य जग गए कि हमारी मुलाकात परी से हो गई। आप चलिए हमारे घर, वो देखिए यही सामने ही है। मैं फिर कभी आऊंगी। तुम लोगों को क्या तकलीफ है? बेझिझक मुझे बताओ। परी रानी, हम बहुत गरीब है। हमारी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर हमें बड़ा किया। किसी तरह हम पढ़ लिख रहे हैं। ओहो, ये बात है। परी ने अपने हाथ ऊपर किए तो उसके हाथ में 2 सुनहरे मुकुट आ गए। ये लो मुकुट, तुम दोनों अपने पास रख लो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी इसी मुकुट से बोल दिया करना। बस ये ध्यान रखना कि कोई इसको देखने ना पाए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी नीले आकाश में उड़ गई। मंजरी और नीरजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों भागती हुई घर आ गई। माँ, हमारे दुख के दिन चले गए। इतना कहकर वो दोनों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया।
सुनहरे मुकुट, हमारे पापा को हमसे मिला दो। मुकुट मुकुट, हमें भी इतना पैसा दे दो कि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। वो दोनों जैसे ही अपना कमरा खोलकर बाहर आई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उनके पापा मनोहर खड़े थे। पापा, अब कहाँ चले गए थे? हम लोग कितनी मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम आपको कितना याद करते थे। हाँ बेटी, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अब मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए अपने बच्चों के पास। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जरा तुम्हारी मम्मी से तो मिल लूं। पापा अंदर चले गए। माँ अकेले बैठकर सिसक रही थी। मंजरी, सुनहरे मुकुट ने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। माँ बेचारी पिछले 7 सालों से रो रो कर समय काट रही थी ना। हाँ दीदी, अब हम लोगों के जीवन से सारे कष्ट निकल गए। दोनों बहनें दूसरे दिन मेला देखने के लिए पापा से पैसे मांगने चली गई।